नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है, क्या ऐसी होती है संतानें जिन्हें माँ बाप का दर्द दिखाई नहीं देता। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। वसु पीछे से आवाज़ आई तो वसुधा वहीं ठहर गई। कौन हो सकता है मुझे इस नाम से पुकारने वाला, वह सोचने लगी। फिर आवाज़ दोबारा से आई, वसु क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचान रही? तब तक वसुधा को पुकारने वाला काफ़ी निकट आ चुका था। फिर वसुधा ने पलट कर देखा। श्याम के धुंधलापन के कारण वह पहचान नहीं पा रही थी। वैसे भी उम्र 55 की हो गई थी। बालों में चांदी के तार झिलमिलाने लगे, इसीलिए आंखों की रोशनी भी कम हो गई। परंतु वसुधा के व्यक्तित्व में अभी भी कोई विशेष बदलाव नहीं आया था। आज भी लंबा छरहरा बदन और कमर तक लटकती चोटी उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगाती। वह आज भी विदाउट स्लीव ब्लाउज व तांत की साड़ी पहनती है। वसुधा सामने वाले को पहचानने की कोशिश कर रही थी। तब तक वह अनजान व्यक्ति उसके काफ़ी निकट आ चुका था। वसुधा सोचने लगी, उसे इस नाम से केवल दो ही व्यक्ति पुकारते थे। पहला नागेश, जिसने जीवन की राह में हाथ पकड़कर चलने का वादा किया था लेकिन आधी राह में छोड़कर चला गया, और दूसरा उसका पति मृगेंद्र, जिन्हें विवाह के 15 वर्ष बाद ही नियति ने छीन लिया। अब यह दोनों ही व्यक्ति उसका अतीत बन चुके हैं। फिर आज उसे वसु कहकर कौन बुला रहा है? कहीं यह नागेश तो नहीं जो आवाज़ दे रहा है? क्या आज 35 वर्षों बाद भी उसने मुझे पीछे से पहचान लिया? वसुधा यह सब सोच ही रही थी कि आवाज़ देने वाला एकदम निकट आ गया। वसुधा हैरान रह गई, यह तो नागेश ही है। बाल अवश्य सफ़ेद हो गए हैं। मूछें पहले पतली हुआ करती थी, अब घनी हो गई। वसुधा कहना चाहती थी, तुम इतने बरसों बाद यहाँ कैसे? लेकिन उसने चुप्पी साध ली और तेज कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगी। वह नागेश को पहचान कर भी अनदेखा करना चाह रही थी। वसुधा तेजी से चलती हुई घर के अंदर आ गई। उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला। सांसें बहुत तेज हो चुकी थी। उसे आवाज़ देने वाला व्यक्ति भी तेज कदमों से उसके पीछे ही आ रहा था। वसुधा सीधी अपनी ड्राइंग रूम में जाकर धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। किसी तरह से खुद पर नियंत्रण किया। प्यास लग गई। फ्रिज खोलकर ठंडी बोतल निकालकर गट गट पानी पी गई। तभी डोरबेल बजी। दिल की धड़कनें फिर से बढ़ने लगी। कहीं नागेश ही तो नहीं? उसने थोड़ा संयंत्र होते हुए दरवाज़ा खोला। अनुमान बिल्कुल सही था। सामने नागेश खड़ा था। वसुधा ने नागेश को घर के अंदर बुलाया। वह बहुत अधिकार से सोफे पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर वसुधा चुपचाप खड़ी रही। फिर नागेश ने चुप्पी तोड़ी। बैठोगे नहीं वसु? वसु शब्द सुनकर वसुधा घायल नागिन की तरह बिफर पड़ी और वह बोली, तुम मुझे वसु क्यों कह रहे हो? मैं मिसिज रैना हूँ। कहो तुम यहाँ क्यों आए हो? नागेश बोला, वसु नाराज मत हो, मुझे भी तो बोलने का एक मौका दो। वसुधा क्रोध से तिलमिला उठी और बोली, पहले तुम ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो और मेरा पता तुम्हें कैसे मिला? नागेश बोला, किसी से नहीं मिला, यह तो इत्तेफाक है। मैंने तुम्हें पार्क में देखा। पहले तो मैं पहचान नहीं पाया, फिर कुछ देर तुम्हें देखता रहा। मुझे विश्वास हो गया कि तुम वसु ही हो। मैं 4 दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। यहीं पास ही रहता हूँ, अकेला हूँ। शाम को टहलने निकल जाता हूँ। मैंने तभी तुम्हें देखा। मुझे यकीन हो गया कि तुम ही मेरी वसु हो। तब मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई। वसुधा फिर से गुस्से में भरकर बोली, मेरी वसु? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं केवल अपने पति मृगेंद्र की वसु हूँ और अब तुम यहाँ से जाओ। मेरी संध्याकालीन क्रिया का टाइम हो गया और इस क्रिया में मैं किसी का विघ्न बर्दाश्त नहीं करती। नागेश चला गया। वसुधा संध्या क्रिया की तैयारी में लग गई।
परंतु उसका मन भटक रहा था। आज ऐसा क्यों हो रहा था? वसुधा का मन अतीत की तरफ भाग रहा था। वह नागेश को भूल चुकी थी, लेकिन उसका अतीत रह रहकर अटखेलियां कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी फिल्म का रिवाइंड चल रहा हो। वसुधा के अतीत के गलियारों में खो गई। एक दिन वसुधा अपनी सहेली रेनू के घर गई थी। रेनू के घर उसके भाई के 2 मित्र आए हुए थे। दोनों ही आर्मी ऑफिसर थे। रेनू का भाई भी आर्मी में डॉक्टर था। रेनू के भाई ने अपनी बहन और वसुधा को उनसे मिलवाया। नागेश कैप्टन था। वसुधा ने पहली बार नागेश को देखा तो पहली बार में ही उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। नागेश का गोरा चेहरा, पतली पतली मूछें, होठों पर मंद मुस्कान, आंखों में किसी को भी जीत लेने की चमक को देखकर वसुधा नागेश की दीवानी हो गई थी। फिर कई बार वह रेनू के घर गई और संयोग से नागेश उसे वहीं मिल जाता था। शुरू में दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। घंटों दोनों दरिया किनारे घूमने चले जाते थे, बातें करते जो कभी खत्म नहीं हो रही थी। दोनों ने भविष्य के सुंदर सपने सजाए थे। दोनों के परिवार को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया। परिवार वालों ने इस बंधन को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था और एक छोटा सा समारोह करके उनकी सगाई भी हो गई थी। अब तो वसुधा के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नागेश 2 महीने की ट्रेनिंग पर चला गया। उसके घर वापस लौटने के बाद घर वालों ने विवाह की तिथि निकलवाई। तभी नागेश के ताऊजी का देहांत हो गया। विवाह फिर से टल गया। इसी तरह से कुछ अन्य अड़चने भी आई और नागेश और वसुधा का विवाह लगभग 2 साल तक टलता रहा। फिर एक दिन नागेश के पिताजी का फोन आया। उन्होंने वसुधा के पिताजी से यह शादी करने में असमर्थता जताई। कोई कारण भी नहीं बताया, सिर्फ इतना ही कहा कि आपकी बेटी हमारे घर के लिए शुभ नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा वर ढूंढ लें। वसुधा नागेश को फोन करती रही, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। नागेश ने स्वयं वसुधा से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की। वसुधा अब बिल्कुल टूट गई। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हुए वसुधा के पिता ने उसका रिश्ता एक अन्य जगह पर तय कर दिया था और वसुधा की शादी मृगेंद्र से हुई। मृगेंद्र साइकोलॉजी का प्रोफेसर था। मृगेंद्र साधारण व्यक्तित्व का इंसान था। वह कम में ही संतुष्ट रहता था। धीरे धीरे वसुधा भी मृगेंद्र के अनुसार ढल गई। संपूर्ण निष्ठा से वसुधा मृगेंद्र को सुखी रखने का प्रयास करने लगी। 2 वर्ष बाद वसुधा ने बेटी को जन्म दिया। वह हूबहू मृगेंद्र की परछाई थी। मृगेंद्र ने वसुधा का धन्यवाद किया और उसकी आंखें छलक आई। वह बोला, वसु, तुमने मुझे बहुत प्यारा तोहफा दिया है। मैं प्यारी सी बेटी ही चाहता था। तुमने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। मृगेंद्र ने अपनी पहली बेटी का नाम वान्या रखा। इसके 3 साल बाद वसुधा ने बेटे को जन्म दिया। मृगेंद्र ने बेटे का नाम कुणाल रखा। फिर वसुधा ने एक और बेटी को जन्म दिया जिसका नाम मान्या रखा गया। मृगेंद्र बहुत खुश था। हंसते खेलते जीवन के 15 वर्ष बीत गए थे। एक दिन मृगेंद्र को अचानक से सीने में दर्द उठा। वसुधा उन्हें लेकर अस्पताल भागी, लेकिन पहुंचने में कुछ ही क्षणों की देरी हो गई। डॉक्टर ने मृगेंद्र को मृत घोषित कर दिया। मैसिव हार्ट अटैक था। वसुधा 3 बच्चों के साथ अकेली रह गई। यूनिवर्सिटी में उसे जॉब मिल गई। जीवन धीमी रफ्तार से पटरी पर आ रहा था। वान्या और मान्या ने अपनी शिक्षा पूरी की और दोनों ने अपनी पसंद से शादी कर ली। कुणाल इंजीनियर बन गया। उसका विवाह भी हो गया। वह एक प्रोजेक्ट के चलते जर्मनी चला गया। तीनों बच्चे अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए तो वसुधा एक बार फिर बिल्कुल अकेली रह गई। वसुधा थक चुकी थी, लेकिन बच्चे आज भी यही सोचते थे कि उनकी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वह अकेली रह सकती है। वसुधा ने सेवानिवृत्ति के समय से 3 वर्ष पहले ही VRS ले ली। 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट था, उसी में अकेली रहने लगी। अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ से वसुधा का ध्यान टूटा और वह अतीत से वर्तमान में आ गई। उसने देखा रात के 11 बजे थे। वह सोचने लगी, क्या यह सच है कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता?
मैं आज फिर नागेश की यादों में कैसे खो गई, जबकि मैं तो उन यादों को दफन कर चुकी हूँ। आज कमजोर क्यों पड़ गई? वसुधा के मन में से आवाज आई, क्या उसे एक धोखेबाज से मिलना चाहिए? अंतर्मन ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भला उसकी क्या मजबूरी थी जो वह मेरा जीवन बर्बाद करके चला गया था? फिर ऐसे इंसान से कैसा मिलना? वसुधा के मन में विरोधी विचारधाराएं चल रही थी। हृदय नागेश से मिलने के लिए प्रेरित करने में लगा था, तो मन नागेश से नफरत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। वसुधा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मन बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा था। न चाहते हुए भी वसुधा नागेश की यादों में खो रही थी। उसकी अंतर आत्मा धिक्कार रही थी कि वह पतिव्रता नारी, लेकिन हृदय के किसी कोने में आज भी नागेश का प्रेम हिलोरे मार रहा था। अगले दिन सुबह वसुधा ने नहा धोकर मृगेंद्र की तस्वीर के सामने दिया जलाया और वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अपने प्रश्न का उत्तर चाहती थी। वह मृगेंद्र की तस्वीर को देखते हुए बोली, मैं क्या करूं? मेरा मन उद्वेलित हो रहा है। आप कोई तो रास्ता सुझाइए। अचानक से वसुधा ने महसूस किया कि मृगेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कान में कहा, क्या हुआ वसु? क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मैं तो सदा ही तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे व्यक्तित्व में घुला मिला हूँ। तुम्हें नागेश से एक बार मिलना चाहिए, उसकी भी सुननी चाहिए, क्या पता वह बेकसूर हो। वसुधा को अपने अंदर उठ रहे सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन मन में नागेश के प्रति क्रोध था। 35 सालों बाद आखिर वह क्यों चला गया है? वसुधा नागेश से मिलने के लिए तैयार होने लगी। जाने अनजाने में उसने नागेश की पसंद के वस्त्र पहन लिए थे। आईने में खुद को देखकर चौंक उठी। क्यों यह क्या किया मैंने? क्यों उसी की पसंद के रंग की साड़ी पहनी? फिर इस विचार को एक ही झटके में झटक दिया। नहीं, मैंने नागेश की पसंद की साड़ी नहीं पहनी। यह तो मेरा पसंदीदा रंग है। मैं भला उसके पसंद के वस्त्र क्यों पहनूंगी? यह तो इत्तेफाक है कि हम दोनों की पसंद एक ही है। मन में एक ही सवाल कि आखिर वह मुझे छोड़कर क्यों चला गया था। वसुधा इस सवाल के साथ पार्क में शाम को पहुंच गई। नागेश वहां पर नहीं था। चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, फिर उसे एहसास हुआ, क्या उसने यहां आकर गलती कर दी? क्या वह नागेश के सामने कमजोर पड़ती जा रही है? फिर अगले ही पल दिल ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नागेश अपने मन की बात कहना चाहता है, मैं सिर्फ अपने प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहती हूँ। वसुधा पार्क से वापस लौटने के लिए मुड़ी तो पीछे से आवाज आई, वसु। वह वहीं ठहर गई। नागेश सामने आकर खड़ा हो गया। मिलने आई हो ना मुझसे? मैं जानता था तुम जरूर आओगी। चलो बेंच पर बैठते हैं। नागेश और वसुधा एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर दोनों के बीच चुप्पी सदी रही। कल तक वसुधा चोट खाई नागिन सी नागेश पर बिफर रही थी। आज वह बिल्कुल शांत उसके साथ बेंच पर बैठी थी। फिर नागेश ने चुप्पी तोड़ी और वह बोला, वसु, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता। बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भी नफरत है उसे मैं किसी तरह से दूर कर सकूं, तो शायद मुझे चैन मिल जाए। 35 वर्ष बीत चुके हैं पर मुझे चैन नहीं। वसुधा बोल पड़ी, क्यों? आपने विवाह किया होगा, आपके बच्चे भी होंगे, तो फिर आपको चैन क्यों नहीं? परिवार के होते हुए आप अकेले कैसे? आपका परिवार तो होगा। नागेश ने गहरी दृष्टि से वसुधा को देखा और बोला, नहीं वसु, मैंने विवाह नहीं किया। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा किसी और का कोई स्थान है ही नहीं। वसुधा बोली, तो फिर मुझे धोखा क्यों दिया? यह कहते हुए वसुधा का गला भर आया। नागेश बोला, धोखा? हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम्हारी नज़र में और तुम्हारे परिवार की नज़रों में मैं धोखेबाज ही हूँ। मैंने अपने पिता के एक तरफा फैसले को मान लिया। वास्तव में सच्चाई यह है कि तुम्हारी और मेरी सगाई के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे मेरे परिवार वाले तुम्हें अशुभ समझने लगे और मुझे बिना बताए ही मेरे पिताजी ने तुम्हारे पापा को फ़ोन कर दिया। मैं बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। जब तक मुझे इस बात का पता चला तुम्हारे पापा ने तुम्हारा विवाह कहीं और कर दिया था। मैं वापस लौट कर आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। मेरे पास बिछोह के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
मैंने कभी तुम्हारे वैवाहिक जीवन में दखल न देने की सोच ली थी, इसीलिए एकाकी जीवन बिता रहा था। समय की आंधी हम दोनों तिनकों को उड़ा ले गई। तुमसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। आज एक फ्लैट लेकर रहने आ गया। जीवन के कुछ पल बचे हैं, इन्हें शांति से बिताना चाहता था, लेकिन समय देखो कि अचानक से तुमसे मुलाकात हो गई। इसके बाद नागेश और वसुधा वापस अपने अपने घर आ गए। वसुधा ने एक अपने लिए सैंडविच बनाया और एक चाय के कप के साथ खाकर बेड पर लेट गई, परंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात भर विचारों की उथल पुथल में लगी रही। सुबह आंख लग गई। फोन की ट्रिन ट्रिन की घंटी बजी तो वह चौंक कर उठी। रिसीवर उठाया। हेलो माँ, मैं कुणाल बोल रहा हूँ। आप कैसी हैं? वसुधा बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो? तृष्णा का क्या हाल है? डिलीवरी कब तक होनी? कुणाल बोला, वह ठीक है माँ, इस माह की 25 तारीख तक उम्मीद है कि डिलीवरी हो जाएगी, पर आप परेशान मत होना। तृषा की माँ प्रसव के समय आ जाएंगी। मेरा प्रोजेक्ट का काम 2 वर्षों के लिए और आगे बढ़ गया है। ओके माँ, मैं फ़ोन रखता हूँ। और फ़ोन कट गया। कुछ क्षण वसुधा रिसीवर को हाथ में लिए वहीं खड़ी रही। मन में विचार उठ रहे थे। बहू का प्रथम प्रसव है। मैं भी तो जर्मनी जा सकती थी, लेकिन बहू ने अपनी माँ को भुला लिया। शायद बहुओं को सास पर भरोसा नहीं, तभी तो माँ का आंचल पकड़े रहना चाहती है। वसुधा को बहुत दुख हुआ। वह कई महीनों से अपने होने वाले पोते या पोती के पास जाने की खुशी में मन में पाले हुए थे। छोटी छोटी तैयारियां भी कर चुकी थी, लेकिन बेटे ने एक ही पल में फरमान सुना दिया। मर्गेंद्र की मृत्यु के बाद वसुधा ने 3 बच्चों की परवरिश की। विवाह के तुरंत बाद ही कुणाल तृषा को लेकर जर्मनी चला गया। बहू के साथ कुछ दिन भी नहीं रह पाई। कभी बहू का सुख नहीं भोगा। विचारों में खोई हुई वसुधा ने काफ़ी बनाई और 2 बिस्किट लेकर आराम से चेयर पर बैठने लगी, लेकिन स्थिति बदल गई थी। सीने में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वसुधा सोचने लगी, अब यह क्या हुआ? शायद हार्ट प्रॉब्लम हो सकती। डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, पर अकेले कैसे जाऊं? रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो क्या करूंगी? किसे बुलाऊं? क्या नागेश को फ़ोन करूं? यही सोचते हुए वसुधा ने नागेश को फ़ोन मिलाया। हेलो नागेश, मैं वसुधा बोल रही हूँ। नागेश बोला, क्या हुआ वसुधा, ठीक हो तो हो ना? वसुधा बोली, नहीं, तबीयत खराब लग रही, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नागेश समझ गया और वह बोला, ठीक है, मैं तुरंत ही आता हूँ। जब तक वसुधा ने कपड़े बदले, नागेश पहुँच चुका था। सीने की बाईं ओर हल्का हल्का दर्द हो रहा था। नागेश वसुधा को डॉक्टर कोठरी के नर्सिंग होम में ले गया। वह हार्ट के बहुत मशहूर सर्जन थे। डॉक्टर कोठरी नागेश को देखते ही पहचान गए और बोले, आइए कर्नल साहब, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। शायद नागेश ने पहले ही फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले ली थी। चेकअप किया और डॉक्टर कोठरी ने बताया कि 30% ब्लॉकेज, एंजियोग्राफी करानी होगी। कल आप एडमिट हो जाइए। नागेश और वसुधा घर आ गई। वसुधा चिंतित थी, खुद को अकेली कैसे संभालेगी, कौन देखभाल करेगा, यही सोच रही थी कि नागेश ने पूछा, वसु, कोई समस्या है क्या? क्या सोच रही हो? वसुधा बोली, मैं अकेली हूँ, कौन उठाएगा इतनी बड़ी जिम्मेदारी? कुणाल आ नहीं सकता, उसकी पत्नी की डिलीवरी डेट नज़दीक है। सोचती हूँ बेटियों को खबर कर दूँ। नागेश ने कहा, वैसे तो मैं सब संभाल सकता हूँ, लेकिन तुम ठीक समझो तो बेटियों को बुला लो, लेकिन कोई भी बात हो तो मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। यह कहकर नागेश चला गया। वसुधा ने वान्या को फ़ोन लगाया। वह बोली, माँ कैसी हो? आपको पता है मैं और मान्या अपने परिवार के साथ यूरोप जा रही, पूरे 1 माह के लिए गर्मियों की छुट्टियां वहीं बिताएंगे। बात दरअसल यह है माँ कि आप तो जानती हैं कि आपका दामाद रिपोर्टर है, उनके लिए दिन रात कोई मायने नहीं रखता। घोड़े की तरह काम करते हैं, फिर थक जाते हैं और अब आराम करना चाहते हैं। इन्होंने और जीजाजी ने मिलकर प्रोग्राम बनाया है कि इस बार परिवार सहित यूरोप चलते हैं, लंबी छुट्टियां बिता कर आएंगे। जीवन में चेंज भी जरूरी है। अब आप बताओ माँ, आपको कोई ज़रूरी काम है क्या? वसुधा बोली, बेटी मैं बहुत बीमार हूँ, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने के लिए कल ही एडमिट होने को कहा है। मैं तो अकेली हूँ, कैसे मैनेज करूँगी? एक पल के लिए बेटी चुप रही, फिर बोली, माँ डॉक्टर से कहो कि किसी प्रकार दवाइयों से 1 महीना काम चला ले, फिर हम एंजियोग्राफी करा लेंगे, तब तक हम लौट आएंगे। बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम बना है, कैंसिल करना मुश्किल है।
आपके दोनों दामाद ने मिलकर प्रोग्राम सेट किया। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं माँ, आप समझ रही है ना, हमारे लिए यह टूर बहुत इम्पोर्टेंट है। वसुधा को बहुत बुरा लगा और वह बोली, हाँ बेटा मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम लोग अपना प्रोग्राम खराब मत करो। वसुधा ने फ़ोन रख दिया। फिर सोचने लगी, अब क्या करें, क्या नागेश से मदद लेनी होगी, शायद यही ठीक होगा। वसुधा ने नागेश को फ़ोन कर दिया। नागेश ने हॉस्पिटल के सभी काम देख लिए। 4 घंटे की लंबी प्रक्रिया के बाद वसुधा को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। दूसरे दिन उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वसुधा को कुछ भी पता नहीं था। होश आया तो नागेश बेड के पास आराम से कुर्सी पर आंखें मूंदे झूल रहा था। चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वसुधा ने अपना हाथ नागेश के हाथ पर रखा तो तुरंत ही चौंक कर वह उठ गया और बोला, क्या हुआ वसु, तबीयत कैसी लग रही। वसुधा अभिभूत हो गई। नागेश ना होता तो क्या होता, संतानों ने तो अपना ही देखा, माँ का क्या होगा इससे किसी को कोई मतलब नहीं। वसुधा नागेश के प्रति कृतज्ञता से दबी जा रही थी। 3 दिन हॉस्पिटल में रही। नागेश ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर वसुधा घर आ गई। बेहद कमजोरी भी आ गई थी। बच्चों के व्यवहार से वसुधा को रोना आ रहा था, जिन बच्चों के लिए उसने जिंदगी लगा दी। जब मर्गेंद्र का स्वर्गवास हुआ था उस समय वसुधा जवान थी। कितने भी ही रिश्ते आए थे, लेकिन उसने अपने बच्चों की खातिर रिश्तों को ठुकरा दिया। बच्चों को सीने से लगाकर माँ और पिता दोनों का प्यार दिया, लेकिन बच्चों ने क्या किया। वसुधा इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि नागेश फ्रूट जूस ले आया। वसुधा को पिलाने लगा। वसुधा की आंखों से आंसू छलक आए और वह बोली, क्यों इतनी सेवा कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो, यह तो मेरी प्रॉब्लम है। नागेश बोला, कौन कहता है तुम अकेली हो, जब तक मैं हूँ तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो हम इस रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं। वसुधा चौंक उठी और वह बोली, विवाह इस उम्र में नहीं नागेश, समाज हमें जीने नहीं देगा। लोगों को बातें बनाने का अवसर मिल जाएगा, मैं अपने ही बच्चों की नज़र में गिर जाऊंगी। नागेश बोला, क्या दिया है तुम्हें समाज ने, क्या तुम्हें हंसने खुश रहने का अधिकार नहीं है। एक उम्र आती है जब हर इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है। तुम कहती हो कि तुम्हारे बच्चे तुमसे नफरत करने लगेंगे, लेकिन जरा सोचो क्या दिया उन बच्चों ने, तुमने उनके लिए क्या क्या तकलीफ़ें सही। जब तुम्हारा समय आया तो सब ने मुंह फेर लिया। सबको अपना अपना परिवार ही दिख रहा है। उनकी दृष्टि में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम उनके लिए एक साधन मात्र ही हो। बच्चों को पालना तुम्हारा फर्ज था, लेकिन आज जब अपनी माँ की सेवा करना उनका फर्ज है तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अपना ऐसो आराम दिख रहा है। बच्चों की निगाह में तुम सिर्फ एक आदर्श माँ हो और अब बुढ़ापे में तुम बोझ बन चुकी हो। वह तुम्हारे लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकते तो फिर तुम उनके लिए आने वाली खुशियों को क्यों छोड़ना चाहती हो। फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो अपने बच्चों से एक बार पूछ कर देख लो। यह कहकर नागेश चला गया। वसुधा ने कुणाल को फ़ोन मिलाया। काफ़ी देर बाद कुणाल ने फ़ोन उठाया। खिंचे हुए स्वर में बोला, क्या हुआ माँ, तुमने इतनी रात को फ़ोन क्यों किया। वसुधा बोली, बेटा बात यह है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई, एंजियोग्राफी हुई, 1 सप्ताह बीत गया है। अब ऐसा लग रहा है कि अकेले रहना मुश्किल है। किसी न किसी को तो मेरे पास होना ही चाहिए। वह तो एक परिचित थे जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, अभी भी एक नर्स अंगेज कर रखी। कुणाल बोला, ठीक है माँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं और अब आपको अपना ध्यान स्वयं ही रखना होगा, क्योंकि वान्या और मान्या दीदी दोनों अपने परिवार के साथ यूरोप टूर पर गई। वे दोनों भी आपके पास नहीं आ पाएंगी और मेरी तो आप जानती ही है, मैं तो त्रिशा को अकेले छोड़कर कैसे आ सकता हूँ। उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, फिर डिलीवरी के बाद भी त्रिशा और बच्चे का ख्याल रखना होगा। आप अपना ख्याल रखना। उस सज्जन को मेरा हार्दिक धन्यवाद कहना जिन्होंने तुम्हारी इतनी सहायता की। यह कहकर कुणाल ने फ़ोन काट दिया। वसुधा स्तब्ध रह गई। यह है कि मेरी संतानें जिनके लिए मैंने किसी सुख की परवाह नहीं की, मर्गेंद्र की मृत्यु के समय एकदम युवा थी। बहुतों ने मुझसे विवाह करना चाहा, लेकिन मैंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। 3 बच्चों के साथ मुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं था। मैंने जीवन के सुख और बच्चों में अपने बच्चों को चुना, लेकिन मुझे क्या मिला। आज उन्हीं बच्चों के पास फुर्सत नहीं, वे माँ का ख्याल नहीं रख सकते। वसुधा का दिल रो रहा था। क्या ऐसी होती है संतानें
वसुधा नागेश को फ़ोन मिलाने ही वाली थी कि डोरबेल बजी। नर्स ने जाकर दरवाज़ा खोला, सामने नागेश था। नागेश ने वसुधा को रोते हुए देखा तो वह बोला, क्या हुआ वसु, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत खराब लग रही, डॉक्टर को बुला लाऊं क्या? नागेश के शब्दों में चिंता भरी हुई थी। रुंधे गले से वसुधा बोली, नागेश कोर्ट कब चलना होगा? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, नागेश बोला। और बच्चे? वसुधा बोली, उन्हें बाद में सूचित कर देंगे। नागेश ने वसुधा का हाथ थाम लिया और वह भाव विभोर होते हुए बोला, मेरी तपस्या सफल हुई, अब हम अपना शेष जीवन भरपूर जिएंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका भी अच्छी लगी वह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। हंसते रहें, हंसाते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सब मोह माया है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। अपने कर्मों का फल ही साथ जाना है। तो आप सभी हमेशा खुश रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। दोस्तों, अगर आपको हमारी और कहानियाँ पढ़नी है तो युगांतर हिंदी कहानियों पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी और बेहतरीन कहानियाँ आप चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।